हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे जनरल पैथोलॉजी में सेल इंजरी। हमें यह पता है कि कोई भी इंजरी स्टिम्युलस अगर सेल को इंजर करता है तो सबसे पहले सेल एडेप्ट होता है। सेल एडेप्ट कैसे होता है? या तो एट्रोफी होती है, या तो सेल में हाइपरट्रोफी होती है, या तो हाइपरप्लेजिया होता है, या तो मेटाप्लेजिया होता है। सेल एडेप्टेशन के बाद भी इंजरी अगर परसिस्ट करती है या तो लॉन्ग इनफ इंजरी है तो सेल इंजरी होगी। आज के लेक्चर में हम सेल इंजरी को ध्यान से पढ़ेंगे। सेल इंजरी दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ये दोनों को आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और साथ में हम सीखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्ट्रेस एंड फ्री रेडिकल इंजरी। तो शुरू करते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी से। सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर इंजरी स्टिम्युलस स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग इनफ है तो सेल में एडेप्टेशन नहीं होगा, बल्कि सेल में रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। और इसके नाम से ही पता चलता है कि अगर यहां से इंजरी को अगर रिमूव किया तो सेल वापस अपने नॉर्मल स्टेट में जा सकता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। मैकेनिज्म ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। हमें पता है कि सेल इंजरी के लिए मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी। अगर सेल में हाइपोक्सिया होता है तो इसका मतलब है कि सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। सेल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो हाइपोक्सिया की वजह से सेल के अंदर मोस्ट कॉमन अफेक्ट होने वाला ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी बनाने का, तो वो एटीपी नहीं बनाएगा, मतलब डिक्रीज एटीपी सिंथेसिस होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन सेल को नहीं मिल रहा है तो अल्टीमेटली सेल के पास एटीपी कम होंगे। अगर एटीपी सिंथेसिस कम हो रहा है तो इसकी वजह से सेल में ये तीन चीजें होगी। डिक्रीज एटीपी सिंथेसिस की वजह से सेल में तीन चीजें हो सकती है। कौन कौन सी होती है ये हम देखते हैं। आप सबको पता है कि बॉडी के सभी सेल के पास, मान लो कि ये सेल है, तो हर एक सेल के पास एक पंप होता है और ये पंप का काम होता है कि सेल के अंदर से 3 सोडियम को बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। ठीक है, और ये पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ये पंप को काम करने के लिए एटीपी चाहिए, बट सेल इंजरी में हमारे पास एटीपी है ही नहीं। तो एटीपी नहीं है तो इसी की वजह से सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काम नहीं करेगा, डिक्रीज पंप एक्टिविटी। अगर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काम नहीं करेगा तो सेल के अंदर सोडियम बढ़ेगा, मतलब इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा। सोडियम जहां होगा वहां पानी भी होगा, तो सेल के अंदर सोडियम एंड पानी बढ़ जाएगा। और पोटेशियम सेल के बाहर जाएगा, मतलब इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होगा। ठीक है, तो सेल के अंदर सोडियम और वाटर एक्यूमुलेट होगा। तो सेल के अंदर पानी बढ़ेगा तो सेल में स्वेलिंग होगा, इसी को बोलते हैं सेल्यूलर स्वेलिंग या हाइड्रोपिक चेंज। ठीक है, तो सेल में स्वेलिंग आ गया, इसी की वजह से अगर सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको सेल क्लाउड जैसा दिखेगा, इसी को हम बोलते हैं क्लाउडी चेंज।
अब सेल के अंदर पानी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पानी ज़्यादा होगा, तो ऑर्गेनेल्स का भी स्वेलिंग होगा। कौन कौन से ऑर्गेनेल का स्वेलिंग होगा? सबसे कॉमनली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्वेलिंग होगा एंड माइटोकॉन्ड्रिया का स्वेलिंग होगा। ठीक है, अब पोजीशन ये है कि सेल के अंदर पानी ज़्यादा है तो सेल स्वेलिंग हो रहा है, तो पानी को एकोमोडेट करने के लिए सेल्यूलर मेम्ब्रेन ऐसी हो जाती है। और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं सेल्यूलर ब्लेब्स। सेल्यूलर ब्लेब्स, ये ब्लेब्स, इसको हम लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं सेल्यूलर ब्लेब्स। ये ब्लेब्स लास्ट में टूट जाते हैं और इसका अपीयरेंस ऐसा होता है, और ये सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन हो जाता है, और यही लेमेलेटेड थिंग्स को बोलते हैं माइलिन फिगर्स। ठीक है, तो फिर से रिपीट करते हैं, माइलिन फिगर क्या है? पहली बात तो ये कि ये सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई है, तो इसीलिए ये फॉस्फोलिपिड है, इसके साथ कैल्शियम जुड़ जाता है और माइलिन फिगर बनाता है। ठीक है, तब तक हम क्या सीखे कि हाइपोक्सिया की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट होगा तो एटीपी सिंथेसिस कम होगा, अगर एटीपी सिंथेसिस कम होगा तो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप काम नहीं करेगा, और सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप काम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली सेल्यूलर स्वेलिंग होगा, क्लाउडी चेंज होगा और माइलिन फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये था पहला चेंज। अब दूसरा चेंज हम देखते हैं कि एटीपी सिंथेसिस अगर कम होगा तो सेल में एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ेगा। अगर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा। लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा बनेगा तो सेल की पीएच कम होगी। अगर सेल की पीएच कम होगी तो न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसका क्लम्पिंग हो जाएगा, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन। ठीक है, तीसरा चेंज हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर एटीपी सिंथेसिस कम हो रहा है तो उसी की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से राइबोसोम जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब राइबोसोम्स डिटैच होंगे तो क्या होगा? राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो अगर राइबोसोम डिटैच होगा तो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा और साथ में लिपिड सिंथेसिस ज़्यादा होगा। इसी की वजह से सेल में फैटी चेंज होगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में हम डिवीजन करते हैं। अब तक हमने ये सीखा कि अगर सेल को इंजरी होगी, मोस्ट कॉमन इंजरियस स्टिमुलस है हाइपोक्सिया। अगर ऑक्सीजन कम मिला सेल को तो सबसे कॉमन ऑर्गेनल अफेक्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगर अफेक्ट हुआ तो एटीपी कम बनेगा। एटीपी अगर कम बना तो तीन चीजें होगी। सबसे पहला तो डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। अगर ये पंप काम कम कर रहा है तो सेल्यूलर स्वेलिंग होगा और माइलिन फिगर मिलेगा। दूसरी चीज ये होगी कि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा तो लैक्टिक एसिड बढ़ेगा। लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो सेल की पीएच कम होगी, और पीएच कम होगी तो न्यूक्लियर क्लम्पिंग होगा। तीसरा चेंज हमने देखा कि अगर सेल को एटीपी नहीं मिला तो डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम होगा, इसी की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस कम होगा और लिपिड सिंथेसिस ज़्यादा होगा। ठीक है, अब रिवर्सिबल सेल इंजरी की हम इमेज देखते हैं। ये इमेज को अगर आप ध्यान से देखो तो ये है नॉर्मल सेल। अगर नॉर्मल सेल में कोई भी इंजरी आती है, सेल को इंजरी होती है, जैसे कि कौन कौन सी इंजरी हो सकती है? हाइपोक्सिया, इस्टेमिया, या तो कोई फिजिकल या तो केमिकल एजेंट। इनमें से कोई भी इंजरी अगर सेल को होगी
और ये इंजरी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग इनफ होगी तो सेल में सबसे पहले रिवर्सिबल इंजरी होगी। अगर ये इंजरी यहाँ से चली जाती है तो सेल वापस नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के फीचर्स हम यहाँ पे देखेंगे। हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले मेम्ब्रेन ब्लेब्स बनेगी। मेम्ब्रेन ब्लेब्स क्यों बनती है? यस, सेल्यूलर स्वेलिंग की वजह से बनती है। सेल्यूलर स्वेलिंग क्यों हुआ था? क्योंकि सेल के अंदर सोडियम और वाटर का एक्यूमुलेशन हुआ था। ठीक है, अगर सोडियम और वाटर सेल के अंदर ज्यादा होंगे तो हर एक ऑर्गेनल्स का भी स्वेलिंग होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्वेलिंग हो चुका है। फिर ये आप लेमेलर कॉन्सेंट्रिक पैटर्न वाली चीज दिख रहे हो, ये है माइलिन फिगर। माइलिन फिगर किस में से बनती है? सेल मेम्ब्रेन में से बनती है और इसका कंपोजिशन होता है फॉस्फोलिपिड प्लस कैल्शियम। ठीक है, एक बात हमें याद रखनी है कि माइलिन फिगर दोनों इंजरी में देखने को मिलती है, रिवर्सिबल में भी मिलेगी, इरिवर्सिबल में भी मिलेगी। क्लियर? अब कुछ पॉइंट्स रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में हम देखेंगे। कुछ एमसीक्यू जो बार बार पूछे गए वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनेल्स अफेक्टेड इन रिवर्सिबल सेल इंजरी। यस, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसका आंसर, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है माइक्रोस्कोपिक। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सेल कैसा दिखेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होगा? यस, सबसे पहले तो क्या होगा? सेल्यूलर स्वेलिंग होता है, तो सेल्यूलर स्वेलिंग ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माइलिन फिगर? ठीक है, तो हमने ये सीखा कि माइलिन फिगर किसमें से बनती है? सेल्यूलर या तो ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन में से बनती है। ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या है? फॉस्फोलिपिड प्लस कैल्शियम। कब कब देखने को मिलेगी? रिवर्सिबल सेल इंजरी में दिखेगी प्लस इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी दिखेगी। कैसे दिखती है? कॉन्सेंट्रेटेड लेमेलर पैटर्न। कौन सी पैटर्न है ये? लेमेलर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ओके। अब हम सीखेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। हमें यह पता है कि इंजरी होगी सेल को तो सबसे पहले सेल में एडेप्टेशन होगा। इसके बाद भी इंजरी अगर परसिस्ट करती है या तो इंजरी स्ट्रांग है तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, और यहाँ से भी अगर इंजरी स्टिमुलस परसिस्ट करता है तो सेल में इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। इसका मतलब यह है कि अगर एक बार सेल में इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी तो इसके बाद सेल डेथ होगा, और यही सेल डेथ को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। ठीक है, तो हम कुछ फीचर देखते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी में दो चीजें होती है। एक तो मेम्ब्रेन डिसफंक्शन होगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मेम्ब्रेन डिसफंक्शन होता है तो क्या होता है। हमें यह पता है कि मेम्ब्रेन का काम होता है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का। वो हर किसी को सेल के अंदर नहीं आने देती और हर किसी को सेल के बाहर नहीं जाने देती। अगर सेल में इंजरी होती है
तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो मेम्ब्रेन इसकी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी को गवा देगा। मेम्ब्रेन विल लूज इट्स सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। अब सिलेक्टिव परमिएबिलिटी लूज होगी तो ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसमें भी परमिएबिलिटी कम होगी, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी लूज होगी। इसी की वजह से सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जो कैल्शियम है वो कैल्शियम बाहर आता है। ऑर्गेनेल्स के अंदर कैल्शियम बाहर आएगा तो सेल के साइटोसोल में कैल्शियम बढ़ेगा। ठीक है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल मेम्ब्रेन अगर डैमेज होगी तो साथ में ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन भी डैमेज होगी। ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो ऑर्गेनेल्स के अंदर में जो कैल्शियम है वो बाहर आएगा और अल्टीमेटली साइटोसोल में कैल्शियम जो है वो ज्यादा होगा। अब कैल्शियम जो साइटोसोल में बढ़ रहा है इसकी वजह से साइटोसोल के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम एक्टिवेट होते हैं? 4 टाइप के एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। उसमें से सबसे पहला है फॉस्फोलाइपेजिस। फॉस्फोलाइपेजिस फॉस्फोलाइपेजिस का काम होता है कि फॉस्फोलिपिड को तोड़ना। ये क्या करेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ फॉस्फोलिपिड। और हमें ये पता है कि फॉस्फोलिपिड कहाँ पे होता है? सेल मेम्ब्रेन में होता है, ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन में होता है। तो ये मेम्ब्रेन सब टूटेगी तो फिर से क्या होगा? मेम्ब्रेन डिसफंक्शन होगा। और मेम्ब्रेन डिसफंक्शन होगा, मेम्ब्रेन टूट के साइटोसोल में आ जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? यस, माइलिन फिगर्स बोलते हैं। और मैंने ये आपको बताया था कि माइलिन फिगर जो होती है वो रिवर्सिबल प्लस इरिवर्सिबल दोनों में मिलती है। ठीक है। तो मेम्ब्रेन अगर टूटती है तो कुछ एंजाइम लीक कर जाएंगे और ब्लड में कुछ एंजाइम बढ़ते हैं, तो इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इरिवर्सिबल सेल इंजरी का क्या है कि अगर सेल मेम्ब्रेन टूटी है तो सेल के अंदर जो एंजाइम है वो बाहर आता है और ब्लड में उसका लेवल बढ़ता है। जैसे कि मायोकार्डियल इंफेक्शन में क्या होता है? कार्डियक सेल टूटेगा तो सेल के अंदर का ट्रोपोनिन है वो बाहर आएगा तो ब्लड में ट्रोपोनिन बढ़ता है। ट्रोपोनिन टी एंड आई, सिक्के एमबी भी बढ़ता है। ठीक है, सिक्के एमबी, क्रिएटिनिन काइनेज मसल बाउंड। दूसरा एग्जांपल है लीवर डिसीज। लीवर डिसीज में हिपेटोसाइट का डेथ होगा तो हिपेटोसाइट के अंदर जो एंजाइम है वो ब्लड में आएंगे और ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा, जैसे कि एसजीपीटी एंड एसजीओटी। ये सारी चीजें ब्लड में बढ़ेगी। दूसरा एंजाइम एक्टिवेट होगा जिसका नाम है एंडोन्यूक्लिएजिस। और एंडोन्यूक्लिएजिस क्या करेंगे? यस, ये न्यूक्लियस है, मतलब डीएनए को तोड़ेंगे, डीएनए को डैमेज करेंगे। तीसरा एंजाइम डीएनएजिस, ये भी सेम डीएनए को डैमेज करेंगे। और चौथा एंजाइम जो एक्टिवेट होगा वो है प्रोटीएजिस। प्रोटीएजिस क्या करेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करेंगे, ये प्रोटीन को तोड़ेंगे। और प्रोटीन सेल के अंदर कौन है? जैसे कि एटीपीएस पंप। एटीपीएस पंप अगर टूटेगा तो प्रोटीएजिस क्या करेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करेंगे। ठीक है, कौन सा प्रोटीन है सेल के अंदर? एंजाइम है एटीपेजिस। एटीपेस काम नहीं करेंगे तो एटीपी कम बनेगा और एटीपी कम बनेगा तो इंजरी बढ़ेगी। ठीक है। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी के दो फीचर है, मेम्ब्रेन डिसफंक्शन एंड माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। उसमें से मेम्ब्रेन डिसफंक्शन को हमने डिस्कस किया कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो सेल के साइटोसोल में कैल्शियम बढ़ेगा। सेल साइटोसोल में कैल्शियम बढ़ेगा तो 4 एंजाइम एक्टिवेट होंगे, फॉस्फोलाइपेजिस, एंडोन्यूक्लियोसिस, डीएनएजिस एंड प्रोटीएजिस। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इरिवर्सिबल इंजरी में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी में और इसको
हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या दिखेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी में माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखेगा, लार्ज फ्लक्चुलेंट एमॉर्फस डेंसिटीज। अगर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया को आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लार्ज फ्लक्चुलेंट एमॉर्फस डेंसिटीज आपको देखने को मिलेगी। ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको कुछ न्यूक्लियर चेंजेस भी मिलेंगे। न्यूक्लियर चेंजेस, कौन कौन से न्यूक्लियर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हमने देखा था कि सेल इंजर होता है तो सेल के अंदर लैक्टिक एसिड बढ़ता है, पीएच सेल की डाउन होती है और न्यूक्लियर पंपिंग होता है। फिर डीएनए काम करेंगे तो वो डीएनए को तोड़ेंगे, एंडोन्यूक्लियस काम करेंगे, फिर से डीएनए को तोड़ेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर चेंजेस कुछ ना कुछ मिलेंगे। उसमें सबसे पहला चेंज जो देखने को मिलता है वो है पिक्नोसिस। दूसरा चेंज है कैरियोरेक्सिस और तीसरा चेंज है कैरियोलाइसिस। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पिक्नोसिस। पिक्नोसिस का मतलब होता है स्मॉलर या तो श्रिंकिंग। न्यूक्लियस जो है वो श्रिंक हो रहा है। श्रिंक क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज है, क्या है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए है, उसका क्लम्पिंग हो रहा है ड्यू टू क्लम्पिंग ऑफ डीएनए। न्यूक्लिक एसिड क्रोमेटिन का क्लम्पिंग हो रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइपरक्रोमेजिया। हाइपरक्रोमेजिया। दूसरा चेंज देखने को मिलता है वो है कैरियोरेक्सिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और रेक्सिस का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन। तो कैरियोरेक्सिस में हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन, और वो हमें ऐसे दिखेगा, ये सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन हो गया है। तीसरा चेंज है कैरियोलाइसिस। अब जो न्यूक्लियस फ्रेगमेंट हो गया है वो डिसोल्व हो जाएगा, है ना। कैरियोलाइसिस इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन हो गया था अब वो डिसोल्व हो गया है, तो मतलब अब वो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या हो सकता है, सोच के बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। पहला माइटोकॉन्ड्रियल, इसमें आपको क्या दिखेगा, एमोर्फस लार्ज फ्लक्चुलेंट डेंसिटी देखने को मिलेगी। एंड दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर चेंजेस, जैसे कि पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इसमें इसका आंसर क्या हो सकता है, ये दो ऑप्शन में से। यस, इसका आंसर है न्यूक्लियर चेंजेस, है ना। आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर चेंजेस क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियर चेंजेस ही माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे, विजिबल ऑन माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी की इमेज देखते हैं। ये इमेज को आप ध्यान से देखो, ये है नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में इंजरी होगी तो सबसे पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी में जाएगा सेल, और अगर इंजरी परसिस्ट करती है, प्रोग्रेसिव रहती है, तो फिर सेल में इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी और सेल का डेथ होगा, जिसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। ठीक है, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी के फीचर क्या क्या है ये हम देखते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले तो ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटेगी, ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन भी टूटेगी, और ऑर्गेनेल्स में जो कंटेंट है उसका लीकेज होगा। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन टूटी हुई है, ये ब्लैक निकल गया है बाहर। ठीक है, ये मेम्ब्रेन टूटी है, ब्लैक दिखाई दे रहा है। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर ये माइलिन फिगर्स भी देखने को मिल रही है। ठीक है,
तो ये जब सेल टूटेगा तो ये टूटा हुआ और मरा हुआ सेल को क्लियर करने के लिए कुछ सेल्स आएंगे, जैसे कि मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, और ये इन्फ्लेमेशन करेंगे। ठीक है, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको इन्फ्लेमेशन भी मिलेगा। ठीक है, अब हम इस लेक्चर का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे और वो है फ्री रेडिकल इंजरी। फ्री रेडिकल्स जो है, फ्री रेडिकल्स से बहुत सारे डिसीज होते हैं इन्वॉल्व इन पैथोजेनेसिस ऑफ सो मैनी डिसीजेस। इसकी डेफिनेशन क्या है? फ्री रेडिकल्स की डेफिनेशन, हर एक वो मॉलिक्यूल जिसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, मॉलिक्यूल विथ वन और मोर unpaired electron in their outermost orbit। ये डेफिनेशन है फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, इसके पास ज्यादा एनर्जी होती है और ये बहुत ही डेंजर होते हैं। इसकी वजह से सेल में क्या होता है, ये सेल की ऑर्गेनेल्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। इसके एग्जांपल है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तीसरा एग्जांपल है हाइड्रोक्सिल आयन, और चौथा एग्जांपल है पेरोक्सीनाइट्रेट, पेरोक्सीनाइट्रेट। इसमें से मोस्ट पोटेंट फ्री रेडिकल है हाइड्रोक्सिल आयन, मोस्ट पोटेंट, जो सबसे ज्यादा डैमेज कर सकता है। अब ये फ्री रेडिकल से सेल को बचाने के लिए बॉडी के पास स्कैवेंजिंग सिस्टम भी है। ठीक है, फ्री रेडिकल जितने बनते हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्कैवेंजिंग सिस्टम है, और ये स्कैवेंजिंग सिस्टम को ही बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या काम करते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल को। ठीक है, अगर फ्री रेडिकल बॉडी में बढ़ जाते हैं तो वो इंजरी करेंगे। तो फ्री रेडिकल इंजरी अगर बढ़ती है तो क्या होता है, एजिंग होती है, फिर कैंसर्स होते हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज होते हैं, रीपरफ्यूजन इंजरी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कैसे होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन होता है बॉडी में, उसमें से बन जाता है सुपर ऑक्साइड, ये फ्री रेडिकल है। सुपर ऑक्साइड पर काम करता है एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, और ये बना देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, और ये बना देगा हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, और ये हाइड्रोक्सिल आयन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल है। ठीक है, बॉडी में आयन होते हैं, कुछ आयन्स होते हैं जैसे कि आयरन Fe2+, कॉपर होता है। आयन 2+ में से आयन Fe3+ बनता है, और ये रिएक्शन जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है, और आयन 2+ में से आयन 3+ जो बनता है ये रिएक्शन को बोलते हैं
पेंटॉन्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर बॉडी में Fe2+ ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन को बढ़ा देगा। इसी की वजह से बॉडी में आयन और कॉपर को बाइंड करने के लिए प्रोटीन है ना, जैसे कि आयन के साथ बाइंड करने वाला प्रोटीन है ट्रांसफेरिन, कॉपर को बाइंड करने वाला प्रोटीन है सेरुलोप्लाज्मिन। ये दोनों प्रोटीन जो है वो आयन एंड कॉपर को फ्री नहीं रहने देते, तो इसी की वजह से हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा बनते नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एंजाइम है ना जो कि फ्री रेडिकल बनाते हैं, एंजाइम्स विच लीड टू प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। कौन से एंजाइम है जो फ्री रेडिकल बनाते हैं? पहला एग्जांपल है NADP ऑक्सीडेज, दूसरा एग्जांपल ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, तीसरा एग्जांपल है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये एंजाइम की वजह से फ्री रेडिकल बनते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल से कौन सा डैमेज होता है। ठीक है, डैमेज डन बाय फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या क्या डैमेज कर सकते हैं? तो सबसे पहले ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, दूसरा ये DNA को डैमेज करते हैं, तीसरा लिपिड पेरोक्सीडेशन इन मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें पेरोक्सीडेशन करता है। तो डैमेज डन बाय फ्री रेडिकल, ये प्रोटीन का ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन करते हैं या DNA को डैमेज करते हैं और मेम्ब्रेन में जो लिपिड है उसका पेरोक्सीडेशन करते हैं। अब हम देखते हैं स्कैवेंजिंग सिस्टम, स्कैवेंजर्स यानी कि एंटीऑक्सीडेंट जो कि फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब स्कैवेंजिंग सिस्टम है वो दो टाइप की है। पहली जो है वो नॉन एंजाइमेटिक है, नॉन एंजाइमेटिक, एंड दूसरी जो है वो है एंजाइमेटिक है ना। पहली सिस्टम ये है नॉन एंजाइमेटिक, मतलब कि ये एंजाइम नहीं है। इसके एग्जांपल है कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन E, विटामिन A एंड विटामिन C। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है जो नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट का कुछ मेटल्स है जैसे कि सिलेनियम, मैंगनीज एंड जिंक। अब कुछ एंजाइम देखते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। पहला एग्जांपल है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये हमने देख लिया। दूसरा एग्जांपल है केटालेज और तीसरा एग्जांपल है ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। ठीक है, स्कैवेंजिंग सिस्टम दो टाइप की होती है, नॉन एंजाइमेटिक एंड एंजाइमेटिक। अब हम एंजाइमेटिक स्कैवेंजर्स को एक एक से पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज ये काम क्या करता है? ये इनएक्टिवेट करता है इसको, सुपर ऑक्साइड आयन को इनएक्टिवेट करता है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज दो टाइप के हैं। पहला टाइप है उसका नाम है कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और दूसरा टाइप है वो है मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है ना। कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के साथ कॉपर और जिंक जुड़ा हुआ होता है और इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 1 भी बोलते हैं, और मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के साथ मैंगनीज जुड़ा हुआ होता है और उसको सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 2 भी बोलते हैं। ठीक है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 1 ये साइटोप्लाज्म में होता है और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 2 ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 1 ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। अगर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 1 में म्यूटेशन होता है तो डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। अब दूसरा एंजाइम डिस्कस करते हैं, केटालेज। और केटालेज के बारे में एक ही पॉइंट याद रखना है, ये पेरोक्सीजोम में होता है, ये पेरोक्सीजोम्स में होता है।
तीसरा एंजाइम जो कि एंटीऑक्सीडेंट है वो है ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज ये क्या काम करता है? ये इनएक्टिवेट करता है किसको? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इनएक्टिवेट करता है और हाइड्रोक्सिल एनायन को भी इनएक्टिवेट करता है। ये कहाँ होता है? प्रेजेंट इन, ये साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। अगर कोई सेल का ऑक्सीडेटिव स्टेट जानना है, ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ सेल, तो हम एक रेशियो लेते हैं और ये रेशियो है ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन अपॉन रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। ठीक है, अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्ट्रेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में स्ट्रेस होगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले हमें यह पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। दिस इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है वो एक बार हम देख लेते हैं कि mRNA न्यूक्लियस में से बाहर आता है, उसका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा? राइबोसोम में होगा। और ये राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और इसके साथ अटैच होते हैं राइबोसोम्स। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है, अब ये प्रोटीन का फोल्डिंग होता है और बनते हैं फोल्डेड प्रोटीन। और ये फोल्डिंग का जो काम है वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन करता है जिसका नाम है शेप्रॉन्स। शेप्रॉन्स जो होते हैं ये प्रोटीन फोल्डिंग का काम करते हैं। अब फोल्डेड प्रोटीन ये जो बना है ये साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद खुद का जो एक्शन होता है वो एक्शन करता है और बाकी का उसका जो फैट होता है वो डिग्रेडेशन होता है। और प्रोटीन डिग्रेडेशन कौन करता है? यस, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस है। एमआरएनए आएगा, एमआरएनए न्यूक्लियस से आता है जिसका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद प्रोटीन का फोल्डिंग होता है जो कि कौन सा प्रोटीन करता है? शेप्रॉन करता है। अब ये जो फोल्डेड प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में आने के बाद अपना जो एक्शन होगा वो करेगा और उसके बाद उसका डिग्रेडेशन होगा और डिग्रेडेशन करेगा यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। ठीक है, अब सेल के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होने की वजह से ये प्रोटीन अगर फोल्डिंग नहीं हो पाते, है ना, प्रोटीन अगर ठीक से फोल्डिंग नहीं हो पाते तो वो कुछ काम ही नहीं करेंगे क्योंकि फोल्डेड प्रोटीन ही काम करता है। मिस फोल्डेड प्रोटीन जो है वो कुछ काम के नहीं होते। ठीक है, तो अगर सेल में एक्सेस मिस फोल्डिंग होता है तो ये प्रोटीन कुछ काम नहीं करेगा बल्कि कुछ दिक्कत पैदा करेगा, है ना। और इसी की वजह से जो डिसीज होगा उसको बोलते हैं मिस फोल्डेड प्रोटीन डिसीज, बोलते हैं मिस फोल्डेड प्रोटीन डिसीज। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि फेमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। और ये क्यों होता है? कौन सा प्रोटीन मिस फोल्डेड होता है? इसमें एलडीएल रिसेप्टर मिस फोल्डेड होता है। दूसरा एग्जांपल है टे सेक्स डिसीज, टे सेक्स डिसीज। इसमें कौन सा प्रोटीन मिस फोल्डेड होता है? हेक्सोजामिनिडेज अल्फा सब यूनिट। तीसरा एग्जांपल अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, इसमें अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन मिस फोल्डेड होता है। चौथा एग्जांपल है अल्जाइमर डिसीज, इसमें ए बीटा प्रोटीन मिस फोल्डेड होता है। पांचवा एग्जांपल है क्रूडफील्ड जैकब डिसीज, क्रूडफील्ड जैकब डिसीज, इसमें प्रायोन प्रोटीन मिस फोल्डेड होता है। ठीक है,
तो आज हमने सेल्यूलर इंजरी सीखा, और सेल्यूलर इंजरी में रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस और फ्री रेडिकल इंजरी को सीखा। ऐसे ही लेक्चर को देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट आपकी नीट पीजी या तो एम्स या INI CET की एग्जाम के लिए। थैंक यू।